नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक के बारे में मेरा मानना है कि शायद ही आप में से कभी किसी को इसके बारे में जानकारी मिली हो। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, लेंदी भी है एंड आपके हर साल में कौन से प्लैनेट किस तरह से काम करेंगे, उन सबको हम अकॉर्डिंग टू साइन, राशि के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे आप ईयरली वाइज अपनी कैलकुलेशन को ईज़िली समझ जाएंगे। कोई घटना आपके पर्टिकुलर अगर इस साल में घटी है तो ये घटना दोबारा कब घटेगी, इसका अंदाज़ा आप बड़े आसानी से लगा पाएंगे। सेकंड, हम बात करेंगे एक चार्ट के बारे में, यानी कि आपके कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों ने अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर की है, उनमें से एक डिटेल लेंगे। उस व्यक्ति के जीवन में कैरियर, फाइनेंस एंड करंटली जॉब को लेकर इश्यू, जॉब नहीं है, डेब्ट्स बढ़ता जा रहा है, ऋण बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे देखना है और कैसे ठीक करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट है, इस चार्ट का आप सबने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आपने कहीं नोट डाउन कर लेना है। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें आपको जीवन में कभी समझ में नहीं आएगी। बेशक आप स्क्रीनशॉट लेकर ये सोच लें कि मोबाइल के अंदर रख लेते हैं, जब देखना होगा मोबाइल से देख लेंगे, नहीं। आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, उसके अंदर सब चीज़ें अपने हाथ से लिखनी चाहिए। हाथ से लिखने का फ़ायदा ये होता है कि लिखते लिखते 30 से 40% चीज़ें हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है। और वैसे भी लिखने से हमारी कुंडली में हमारा मरकरी सपोर्ट करना स्टार्ट करता है एंड मरकरी इज एवरीथिंग, यू नो। तो यहाँ पर ये चार्ट लिया है। ये आप सभी को पता है कि 1 से लेकर 12 तक की राशियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। पहली राशि है मेष राशि, इसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। सेकंड है वृषभ यानी कि टॉरस। थर्ड मिथुन, जेमिनी। फोर्थ कर्क, कैंसर। फिफ्थ लियो। सिक्स विर्गो। सेवन लिब्रा। एट स्कॉर्पियो। नाइन सेजिटेरियस। 10th कैप्रिकॉन। 11th एक्वेरियस। 12th पाइसिस। ये 12 राशियां यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इन राशियों के आगे कुछ नंबर मेंशन हैं। अब ये नंबर क्या है, इनको ध्यान से समझेंगे। 1 से 3 यानी कि 1 से 3 साल, यानी कि आपके जीवन का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल। इन 3 सालों में एक नंबर की राशि एक्टिवेशन मोड में रहेगी। कैसे रहेगी, किस तरह अपना इफेक्ट देगी, उसकी बात अभी आगे करेंगे। इसके अलावा अगली रो में क्या लिखा है, 37 टू 39, यानी कि 37 की एज जब स्टार्ट होगी, 36 कंप्लीट हो गए, 37 स्टार्ट हुआ तो 37, 38, 39, 3 साल। उसके बाद 73 टू 75, 73, 74, 75, यानी कि हर 3 साल ये राशि एक्टिवेट रहेगी। किन किन सालों में वो आगे मेंशन है। इसी तरह वृषभ राशि की बात करते हैं तो 4 से 6, 40 से 42, 76 से 78। मिथुन की बात करते हैं तो 7 से 9, 43 से 45, 79 टू 81। फिर कर्क राशि की बात करते हैं तो 19 टू 21, 55 टू 57, 91 टू 93। इसी क्रम में हमने सारी राशियों को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब आपको अपने करंटली पोजीशन, आने वाले समय के बारे में, जो बीत गया उसके बारे में एनालाइज करना है, तो ये चार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट करेगा। कैसे करेगा कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की जो एज है वो अभी 40 साल है, 40 साल है लेट फॉर एग्जांपल। अब 40 साल की आयु में उसको ये चेक करना है कि इस साल कौन से प्लैनेट मुझे किस तरह का इफेक्ट देंगे या मेरे जीवन में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, तो उसको देखना होगा कि 40 साल इसमें कहाँ मेंशन है। तो 40 साल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रो में तो 40 साल नहीं आ रहा है, सेकंड रो में ये 40 से 42, यानी कि 40, 41, 42, इन 3 सालों में सेकंड नंबर का जो राशि है वो एक्टिवेट रहेगी। अब सेकंड नंबर की राशि को आपने कैसे चेक करना है,
आपने क्या करना है, अपनी लगन कुंडली को चेक करना है। उसमें यह देखना है कि सेकंड नंबर का साइन कौन से हाउस में लिखा हुआ है। अब ये सभी आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि कैसे ये काम करेगा, कैसे चेक करना है। तो सेकंड नंबर के साइन को बर्थ चार्ट में जहां भी जिस हाउस में प्लेस है वहां देखना है। वो हाउस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्टिवेट होगा। उस हाउस में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो प्लैनेट भी अपना रिजल्ट देंगे। कैसे देंगे उसकी बात करते हैं। अब यहां पर इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किसी व्यक्ति की जो एज है वो आपका 49 है, यानी कि 75 बॉर्न है। अब आप देखेंगे जो आपको अभी स्क्रीनशॉट लिया है कि 49 के जो एज का टाइम पीरियड है वो कौन सी राशि के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 नंबर की जो राशि है कुंभ राशि, उसके सामने सेकंड रो में 49 to 51 का बना हुआ है। यानी कि इन 3 सालों में 49, 50, 51 कौन सी राशि एक्टिवेट रहेगी? कुंभ राशि। अब कुंभ राशि एक्टिवेट होगी तो किस तरह के रिजल्ट आएंगे, कैसे आएंगे उसको समझते हैं। कुंभ राशि, अब ये आपका लगन चार्ट है। इस लगन चार्ट में देखते हैं कुंभ राशि कहां पे है। कुंभ राशि कहां पे है? 7th हाउस में। अब 7th हाउस किसका है? बिजनेस का। 7th हाउस है हमारे पार्टनर का, मैरिड लाइफ का। 7th हाउस के अंदर कौन से प्लैनेट बैठे हैं? मरकरी एंड वीनस। तो यहां पर जो प्लैनेट 11 नंबर की साइन में बैठे हैं वो दोनों प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे तो किस तरह का रिजल्ट देंगे उसकी बात करेंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि इन दोनों के साथ साथ और कौन से प्लैनेट इन पर्टिकुलर 3 सालों में अपना मेजर रोल प्ले करेंगे। मरकरी, वीनस प्लस 11 नंबर साइन की अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर साइन कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग कहां पे आता है? तो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 11th हाउस, यानी कि 11 साइन। तो 11th हाउस 11 साइन कालपुरुष कुंडली के बारे में नॉर्मली लोगों को कम पता होता है, जबकि ज्योतिष का बेस जो है वो कालपुरुष कुंडली ही है। जब ज्योतिष की रचना हुई, समय का निर्धारण हुआ, तो समय क्या है? काल। तो काल की कुंडली बनाई गई। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। अगर आप उसको नहीं जानते, नहीं समझते, और मैं ऑलमोस्ट अपनी स्टार्टिंग से लेके जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उस सब में हमेशा कालपुरुष कुंडली की बात ही करता रहता हूँ। और जब तक आप उसके बेस को नहीं समझेंगे तब तक आप, ये उससे आगे की चीज है। नॉर्मली हमें पता क्या होता है, ये हमारा चार्ट है, हमें हाउस के बारे में कम पता होता है। ये पता होता है तो हमारे 11th हाउस यहाँ पे क्या है? 3 नंबर की राशि, तो इसको कंसिडर करना है। मगर इससे पहले कालपुरुष कुंडली को भी करना है। तो कालपुरुष कुंडली को कैसे कंसिडर करना है? कालपुरुष कुंडली के अंदर यहाँ पर 1 नंबर की राशि आती है जिसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, और इसी क्रम में तो 11 नंबर कहाँ आता है? 11th हाउस में। 11th हाउस किसका है? आय का, इनकम का। 11th हाउस किसका है? हमारी डिजायर का, इच्छाओं की पूर्ति का। अब 11th हाउस एक्टिवेट होगा क्योंकि 11 नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस में आती है। तो आपका 7th हाउस जहां पर करंटली वो दिखाई दे रही है, नेचुरली जहां पर आती है, यानी कि दोनों हाउस एक्टिवेट होंगे। अब एक्टिवेट होंगे तो बुध और शुक्र जो 11 नंबर के साइन में 7th हाउस में प्लेस्ड है उसको तो देखेंगे। मगर जब हम 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th हाउस 11 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि के मालिक कौन है? सैटर्न, शनि। 11th हाउस की जब बात करते हैं कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग तो सैटर्न इज द ऑनर ऑफ 11th हाउस एंड द कारक कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर और सैटर्न इन दोनों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये दोनों के दोनों 11 नंबर पर एक कारक है और एक मालिक है, तो दोनों का रोल यहाँ पे आ गया 7th हाउस में। तो यू में कंसिडर 7th हाउस के अंदर 2 प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं और 2 दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर इनके रिजल्ट कैसे आएंगे और कैसे समझेंगे उसको समझते हैं।
अब यहाँ पर 7 नंबर का साइन है, 7 नंबर का साइन, सॉरी 7th हाउस है। 7th हाउस के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर। तो ऐसे जातक 7th हाउस शुक्र बैठा है, शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर। मरकरी, मरकरी क्या है, व्यापार। तो लाइफ पार्टनर कोई ना कोई कार्य करने वाला, व्यापार करने वाला। अब ये साइन एक्टिवेट हुआ तो ऐसे में आप क्या नोट करेंगे कि ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर या तो कोई ना कोई व्यापार करता होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको नए चीजों को एग्जीक्यूट करने के दिमाग में विचार आएंगे, उससे गेन मिलेगा, क्योंकि 11 नंबर का साइन है। और 11 नंबर का साइन आपको क्या बताया कि 11th हाउस ऑफ मीन्स की आय, इनकम, इच्छाओं की पूर्ति का। तो हमारे काम में एग्जीक्यूट करेंगे, चीजों को बढ़ाएंगे अगर पहले से कर रहे हैं। अगर लाइफ पार्टनर पहले से कोई काम नहीं कर रहा है, हाउस वाइफ है, तो उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि इस व्यक्ति के 49वें साल, ये एक टेस्टेड कुंडली है, तो 49वें साल के अंदर इसकी पत्नी ने पहले कभी कोई काम नहीं किया, मगर जैसे ही 49 साल स्टार्ट हुआ तो इस जातक की पत्नी ने कोई ना कोई काम करने का विचार इसके मन में आ गया कि कुछ काम करना चाहिए, और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। यहां पर बृहस्पति और शनि का रोल भी आएगा। तो बृहस्पति और शनि का जब रोल आएगा तब इसको कैसे समझेंगे, ऐसे जातक का खुद भी कोई ना कोई प्रमोशन या जॉब के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 11 नंबर की राशि है, 11th हाउस है, आय का है, तो आय को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, कैरियर के अंदर ग्रोथ देकर। अब यहां पर 7th हाउस मरकरी जिस व्यक्ति के चार्ट में होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यापार अवश्य करता है। दिस पीपल ऑलवेज लव टू डू बिजनेस, व्यापार करना पसंद करते हैं और जीवन में कभी ना कभी करते अवश्य हैं। अब करते कब हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड जब वो राशि 7th हाउस में जो बैठी हुई है वो जब एक्टिवेट होगी। अब आप लोगों ने अपने चार्ट में देखना है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7th हाउस में कौन सी राशि है, कब वो एक्टिवेट हो रही है। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि व्यापार करना लाभदायक रहेगा या नौकरी करने लाभदायक रहेगी, किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ये अलग विषय है, मगर मन में विचार आना, उन कार्यों को स्टार्ट करना, इन सब चीजों के पीछे हमारे चार्ट काम करता है। और जैसे मन में विचार आएंगे वैसे ही हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जातक के खुद के कैरियर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, क्योंकि 11th हाउस एक्टिवेट है, इनकम के अंदर बढ़ोतरी देगा, जॉब में प्रमोशन। मगर यहाँ पर ये जातक या तो जॉब के अंदर प्रमोशन लेके अपनी आय को बढ़ाएगा या व्यापार के माध्यम से अपनी लाइफ को बढ़ाएगा। क्योंकि जॉब के अंदर चेंज क्यों आएगा इसको भी समझ लीजिए। यहां पर शनि और बृहस्पति, जैसे कि आपको बताया कि 11th हाउस के ऑनर शनि हैं और बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति और शनि के रिजल्ट भी हम 7th हाउस में कंसिडर करेंगे। जुपिटर 7th हाउस, अब जुपिटर 7th हाउस, मार्स बिकम बैड इन चार्ट। अब मार्स जब कुंडली में खराब होगा तो क्या करेगा, नौकरी के अंदर परेशानी पैदा करेगा, चेंज इन जॉब, क्योंकि मार्स क्या है, जॉब है। अब क्योंकि जैसे 49वां साल स्टार्ट हुआ, जुपिटर भी एक्टिवेट हुआ, जुपिटर एक्टिवेट हुआ, मार्स को खराब किया तो जॉब में चेंज कराएगा, मगर वो चेंज अच्छे के लिए होगा या खराब के लिए होगा। तो यहाँ पर क्योंकि शनि भी एक्टिवेट हुआ, शनि 7th हाउस के अंदर एक्टिवेट हुआ है, 7th हाउस के अंदर शनि को अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर इनकम तो बढ़ाएगा। अब इनकम कैसे बढ़ाएगा, जॉब के अंदर बढ़ाएगा, क्योंकि मरकरी भी बैठा है, मरकरी भी एक्टिवेट है, तो जातक या तो जॉब में चेंज करके ग्रोथ लेगा या कोई ना कोई अपना काम स्टार्ट करेगा। ऐसे जातक, अब यहाँ पर शनि और बृहस्पति दोनों चीजें आ गई, शनि और बृहस्पति आ गए, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बना, शनि प्लस बुध, शनि प्लस शुक्र, बृहस्पति प्लस बुध, बृहस्पति प्लस शुक्र। अब बृहस्पति और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो बृहस्पति क्या है, ज्ञान का कारक,
शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर ज्ञानवान। यानी कि जातक अगर व्यापार करने जा रहा है या कुछ ना कुछ नया इवेंट स्टार्ट करने जा रहा है तो यहां पर उसका लाइफ पार्टनर उसको ज्ञान देगा, सलाह देगा। और यहां पर ये सारी बातें ऐसे ही घटी, ये घटनाएं सब हो चुकी हैं। ये टेस्ट होने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि इस जातक को उसकी पत्नी ने सलाह दी, उसने पत्नी की सलाह मानकर जॉब में चेंज किया एंड चेंज करके उसने अपना काम स्टार्ट किया। तो यहां पर जातक ने ये काम तो करे, यानी कि इस पर्टिकुलर 3 साल में उसके कैरियर में चेंज आएगा, कुछ ना कुछ वो नया स्टार्ट करेगा। लाइफ पार्टनर ने भी कोई ना कोई काम स्टार्ट किया, ग्रोथ लेगा, पैसा कमाएगा, सारी बात ठीक है। मगर परेशानी कब आ सकती है, उसके लिए हमेशा हम बताते हैं कि रेमेडीज से ज़्यादा प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्या नहीं करना है और क्या काम ऐसा जातक करेगा। क्योंकि प्लैनेट जब पर्टिकुलर किसी हाउस में जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्चफल या अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन एज ऑफ प्लैनेट और साइन, तो वो हमारे से वही काम कराते हैं जो काम हमें नहीं करने चाहिए, और कराने के बाद फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति 7वें घर में आएगा, बृहस्पति का रोल भी 7th हाउस में आ गया, शनि का भी आ गया। इस जातक इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि जैसे ही 49वां साल इसका स्टार्ट हुआ तो इसने कपड़े डोनेट नहीं करने, क्योंकि आपको पहले वीडियो में बताया था कि बृहस्पति 7th हाउस, तो द पर्सन शुड नॉट डोनेट द क्लोथ। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि अगर वो कपड़े डोनेट करेगा तो शुक्र और ज्यादा कुंडली में वीक हो जाएगा। मगर उस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कपड़े डोनेट कर दिए। जब उससे पूछा कि ये नहीं करना है, कैसे, तो कर दिए, क्योंकि नहीं करने थे इसलिए उस साल करे। दूसरा, बृहस्पति 7th हाउस, घर में किसी प्रकार का पूजा पाठ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं कराना जब 7th हाउस के अंदर बृहस्पति एक्टिवेशन मोड में हो। अब बृहस्पति 7th हाउस में दिखाई नहीं दे रहा है, मगर अपना रोल कैसे वो प्ले करेगा 7th हाउस के अंदर, ये आपको बता दिया। क्योंकि 11 नंबर का साइन है, यानी कि 11th हाउस, तो 11 नंबर साइन के कारक और मालिक दोनों को उस हाउस में कंसिडर करेंगे, उन प्लैनेट के साथ साथ जो वहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो बृहस्पति 7th हाउस, तो ऐसे में जातक को घर में किसी प्रकार का यज्ञ हवन पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पंडित जी को बुला के अगर कराते हैं तो उसके बाद परेशानी शुरू अवश्य होती है। इस तरह की होती है, बृहस्पति अपना नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। एंड 7th हाउस बृहस्पति किस तरह के रिजल्ट देता है, ये पिछली वीडियो बताया था। आपका मरकरी को खराब करता है, साथ ही आपका मार्स को खराब करता है, केतु को खराब करता है। अब केतु क्या है? केतु इज द चाइल्ड। मार्स क्या है? कैरियर है। मार्स क्या है? ब्रदर है। ऑल थिंग आर इन ट्रबल। इन सबसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी स्टार्ट हो जाती है जैसे ये काम करते हैं। 7th हाउस में जुपिटर जातक पंडित जी को आगे पीछे करता हो ना हो, मगर जब जुपिटर वर्षफल में या इस पर्टिकुलर एक्टिवेशन एज में एक्टिवेट होगा तब पंडित जी को कपड़े जरूर डोनेट करेगा। जैसी करेगा प्रॉब्लम स्टार्ट। तो हमें इन सब कामों को नहीं करना है। ज्योतिष को सीखने का, समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, जो बात हम खुद सीख लेंगे, समझ लेंगे, वो बात हमें कोई समझा नहीं पाएगा, बेशक कितनी कंसल्टेशन ले लें, क्योंकि हर जगह जाके इतना बता पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। दूसरा, ऐसे जातक को अगर हम बात करें तो किसी प्रकार के परफ्यूम, सेंट, फ्लावर ये भी गिफ्ट नहीं करना। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी की आइटम गिफ्ट नहीं करनी, क्योंकि मरकरी और शुक्र दोनों का प्लेसमेंट 7th हाउस में बहुत ही ज्यादा अच्छा और एक राज योग कारक माना गया है। बृहस्पति और शुक्र एक राज योग बनाते हैं कुंडली के अंदर, स्पेशली अगर किसी अच्छे हाउस में बैठे हों। 7th हाउस के अंदर अगर हम कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7वें घर के कारक बुध हैं और ऑनर क्या है? शुक्र।
तो शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब वो एक्टिवेट मोड में आ गए तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। जैसा आपको बताया कि 7वें घर का बुध व्यापार जरूर कराता है, तो लाइफ पार्टनर को भी व्यापार शुरू करा दिया, जातक को भी व्यापार की तरफ ले गया। तो ये रिजल्ट अच्छा देंगे देंगे, मगर हमें अच्छे रिजल्ट लेने हैं, नेगेटिव से बचना है। उसके लिए क्या करना है, जैसे बताया कि जुपिटर से रिलेटेड प्रिकॉशन को फॉलो करना है, वीनस से रिलेटेड प्रिकॉशन को फॉलो करना है, और साथ ही मरकरी से रिलेटेड प्रिकॉशन को भी फॉलो करना है। सैटर्न 7th हाउस में जब एक्टिवेट होगा तो 7वें घर में शनि को कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग उच्च का माना गया है। अब उच्च का शनि यानी कि उच्च के ग्रह की वस्तुओं का दान नहीं करना। तो किसी को आपने लोहे की चीज, तेल वगैरह, इन सब चीजों शनि से रिलेटेड जो भी आइटम होती हैं उनका दान नहीं करना। अगर करेंगे तो आपका प्लैनेट जो आपको ज्यादा कुछ देने वाला था वो आपको कम पे आके अटका देगा और कई बार उल्टे रिजल्ट भी देना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इस तरीके से समझना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल लगा हो, मैंने बहुत इजी तरीके से बताने का प्रयास किया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत इफेक्टिव है। आपको इसको अगर समझना है तो कैसे समझना है, उसके लिए आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपने और अपनी फैमिली के चार्ट चेक करें, इन पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग देखें किस तरह के इवेंट आ रहे हैं। वो इवेंट को आप चेक करें कि इस साल में कौन सी राशि एक्टिवेट हो रही है, वो उनके लगन कुंडली में कहाँ पे है, वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा है, और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो राशि कहाँ आती है, तो उसका मालिक और कारक कौन है उसको भी कंसिडर कर लें उस पर्टिकुलर हाउस में। बात अगर समझ में ना आई हो तो एक बार इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा तो बात समझ में अवश्य आ जाएगी। अगर टॉपिक आपको इंटरेस्टेड लगा हो तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी दिन इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे, कम से कम 1 घंटे से ऊपर का टॉपिक चला जाएगा, तब भी शायद पूरी तरह से कंप्लीट ना हो पाए, मगर इसको हम और कई एग्जाम्पल के थ्रू अप्लाई करेंगे। जब तक प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं करेंगे, अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। तो आज अभी इतना ही करते हैं, ज्यादा करेंगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। अब एक चार्ट लेते हैं, उस कुंडली के बारे में बात करते हैं कि उस व्यक्ति को जो इशू हैं, कैरियर, फाइनेंस, कर्जा बढ़ता जा रहा है और जॉब भी उसकी चली गई है, तो उसकी ट्रबल ज़्यादा थी। ये चार्ट एट रैंडम उठा लिया, इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे और ठीक कैसे करना है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर ये चार्ट लिया है, मिस्टर प्रियेश जी हैं, इनकी डिटेल है 14 जून 1970, 6:30 शाम के, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इनके क्वेश्चंस हैं आपका कैरियर, फाइनेंस, जॉब चली गई है, जॉब लॉस्ट, एंड कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये इनकी लगन कुंडली है, ये इनका करंट वर्षफल है। करंट वर्षफल इनका जून में खत्म होने जा रहा है, 14 जून को, एंड नया वर्षफल आने वाला है। तो प्रॉब्लम का कारण समझेंगे, कैसे ठीक करना है, क्या रेमेडीज फॉलो करनी है उसको समझेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके लगन चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो धनु लगन की कुंडली है, राहु 3rd हाउस में है, शनि 5th हाउस, सूर्य बुध 6th हाउस, मंगल 7th हाउस, और शुक्र है आपका 8th हाउस में, केतु 9th हाउस, चंद्रमा 10th हाउस, बृहस्पति 11th हाउस। यहाँ पर ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो ऐसे जातक को जीवन में धन कमाने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 2, विदेश योग कुंडली में बना हुआ है, ऐसा जातक निश्चित तौर पर जीवन में विदेश अवश्य जाता है और कई बार लंबे समय के लिए जाता है। दूसरा, ऐसे जातक की 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में कोई ना कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम, ब्रेक इन एजुकेशन देखने को अवश्य मिल जाता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें 17-18 के आसपास। ऐसे जातक
को मेल चाइल्ड के अंदर थोड़ा सा समस्या आती है, समटाइम्स मेल चाइल्ड होने में दिक्कत आती है या होता नहीं है, इस तरह के योग भी कुंडली में देखने को मिलते हैं। चौथा, ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो खाओ पियो मस्त रहो के सिद्धांत पर चलने वाले, यानी कि खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। परिवार में कोई ना कोई जिम्मेदारी या जीवन में जिम्मेदारी कोई ना कोई ऐसे जातक के हमेशा सर पर पड़ी रहती है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहने से ही जातक को जीवन में धन की प्राप्ति होती है। अगर जिम्मेदारियों से भागते हैं तो धन भी आना बंद हो जाता है, दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। ऐसे जातक के लाइफ में सर्जरी, 3 सर्जरी के योग बने हुए हैं, या तो लाइफ पार्टनर की सर्जरी होगी या जातक की खुद की कोई ना कोई सर्जरी होगी, और कई बार 3 सर्जरी भी देखने को मिलती है। ऐसे जातक की पत्नी की बात करें तो पत्नी थोड़ा सा सख्त मिजाज की होती है, और ऐसे जातक की मैरिड लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस रहते हैं, पति पत्नी में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, बिकॉज द मार्स प्लेस्ड इन 7th हाउस एंड मेक द रिलेशन विद वीनस। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो इनकी मदर की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य होती है, आई रिलेटेड या पैरों से संबंधित या स्टमक रिलेटेड अवश्य होती है। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो ऐसे जातक जो हैं उनको क्या करना चाहिए? नंबर 1, किसी को कभी पैसा नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा जातक किसी को पैसा देता है तो उससे जातक के रिलेशन खराब हो जाते हैं और पैसा वापस नहीं आता है। ऐसे जातक के घर में किसी न किसी प्रकार के हाथी के खिलौने, ताजमहल का स्टेचू, फोटो, ये सब चीज़ें रखी मिल जाती हैं। अगर रखी हों तो कभी रखनी नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए। ऐसे जातक को कभी किसी दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, मज़ार पे जाना या दरगाह वगैरह पे जाना, मगर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो इनको थोड़ा सा समस्या आती है। अब ऐसे जातक की अगर कुंडली की बात करें तो यहाँ पर कैरियर, फाइनेंस, जॉब, अब कैरियर के लिए देखा किससे जाता है? कैरियर देखा जाता है 10th हाउस से, शनि से। अब शनि देखा जाए तो कुंडली के अंदर 5th हाउस में है। 5th हाउस का शनि ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा खराब रिजल्ट देने वाला बन जाता है। साथ में अगर हम राशि की बात भी करें, 1 नंबर की राशि में है, 1 नंबर की राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। नीच के शनि 5वें घर में आके बैठ गए, पूरी कुंडली को इन्होंने यहीं से खराब कर दिया। तो कैरियर का इशू का कारण समझ में आ गया, शनि की खराब पोजीशन। दूसरा, बात करते हैं फाइनेंस की। अब फाइनेंस की जब बात करते हैं तो फाइनेंस किससे देखा जाता है? 2nd हाउस से देखा जाता है, 11th हाउस से देखा जाता है, और साथ ही चंद्रमा की पोजीशन से देखा जाता है, बिकॉज द चंद्रमा इज द कारका ऑफ लिक्विड कैश। अब चंद्रमा का प्लेसमेंट 10th हाउस में है और 6 नंबर के साइन में है, तो चंद्रमा ना तो 6th हाउस में अच्छा है, ना 6 नंबर के साइन में अच्छा है। क्योंकि जब हमने चंद्रमा की बात करी थी तो चंद्रमा के कुंडली के अंदर खराब घर कौन से थे? 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। इन हाउसेस के अंदर नॉर्मली चंद्रमा को शुभ नहीं माना गया है, कोई अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना गया। अब यहाँ पर 10th हाउस में भी है, 6 नंबर के साइन में भी है, तो बोथ आर बैड। तो उधर तो सैटर्न जो 10th हाउस का लॉर्ड था, कारक था, कैरियर का सारा करता धरता था, वो खराब पोजीशन में, और इधर मून। अब मून 6th हाउस, जातक के पास पैसा अटक अटक के आता है। तीसरा, 10वें घर में कोई भी प्लैनेट हो वो अच्छे रिजल्ट कब देता है? कुंडली में जैसा शनि हो उसके अकॉर्डिंग देता है। कोई भी बैठा हो 10th हाउस में, उसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए शनि को ठीक करना सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ पर इस शनि का इलाज करना होगा, इस चंद्रमा का इलाज करना होगा, ताकि कैरियर को ठीक रखा जा सके। साथ ही मंगल को भी कंसिडर करना होगा, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, और मंगल वर्षफल के अकॉर्डिंग जैसे मूव करें, यानी कि ये प्लैनेट्स ठीक कैसे होंगे इसको समझना है। हमें ये बात जीवन में समझ में नहीं आती कि ये ठीक होंगे कैसे। इनकी कुछ रेमेडीज हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे,
कुछ रेमेडी वर्षफल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो वर्षफल की रेमेडीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फास्ट रिजल्ट देती हैं। लगन चार्ट की रेमेडी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होम्योपैथी दवाई की तरह काम करेंगी। सपोज कीजिए आपको कोई कड़ा पहना दिया, अब कड़ा अगर पहना दिया तो वो कड़ा पहनते साथ ऐसा नहीं है कि आज कड़ा पहन लिया और 2-4 दिन में वो कड़ा कुछ कर देगा। नो, वो कड़ा कैसे काम करेगा? स्लोली स्लोली, यानी कि वो धीरे धीरे इस प्लेनेट की जो प्रॉब्लम थी उसको जड़ से खत्म करेगा। तो ये रेमेडी भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो धीरे धीरे काम करेगा, मगर फिलहाल पेट में दर्द है तो उसके लिए क्या करा जाए? तो उसके लिए इसी को पकड़ना पड़ेगा। जॉब लॉस्ट, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं वर्षफल की, जून 23 से जून 24 का जो वर्षफल है उसके अंदर पैसे की दिक्कत कैसे आई है? आप समझिए, बृहस्पति कहां बैठा है? 7th हाउस में। जैसे कि अभी बताया था आपको कि 7th हाउस बृहस्पति, केतु बिकम बैड, मार्स बिकम बैड। अब खराब मार्स कहां पे आके बैठ गया? 6th हाउस में। 6th हाउस किसका है? रोग ऋण शत्रु का। 6th हाउस किसका है? रोग ऋण शत्रु का। 6th हाउस पे खराब मंगल आके बैठ गया। 6th हाउस का मंगल करता क्या है? 6th हाउस का मंगल कुंडली के अंदर सन को तो कर देता है अच्छा, चाहे सन कुंडली में कहीं भी हो, कैसे भी हो, कितना भी खराब हो, मगर केतु को खराब कर देता है क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो छठा घर किसका है? बुध का और केतु का। मंगल आके बैठ गया। मंगल इज द एनिमी ऑफ बोथ मरकरी एंड केतु। मरकरी भी गया क्योंकि मंगल इज अ वेरी पावरफुल प्लेनेट। अब वो एग्रेसिव होके, खतरनाक होके 6th हाउस में आके बैठ गया। उसने मरकरी को खराब कर दिया, केतु को खराब कर दिया। अब खराब हो गए तो ये देखो, ये दोनों बैठे कहां पे हैं? साथ ही सैटर्न को भी खराब करता है, यानी कि तीनों को खराब करता है। अब मरकरी का प्लेसमेंट आ गया 1st हाउस में, मगर सन के साथ बैठ गया तो कहीं ना कहीं सन उसको बचा लेगा क्योंकि मरकरी इज द फॉलोअर ऑफ सन। मरकरी जब सूर्य के साथ बैठता है तो मरकरी अकेला खराब है, किसी प्लैनेट के साथ बैठेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देगा। अब सन इज द किंग। 1st हाउस में सन जो है वो अच्छा है क्योंकि मंगल ने उसको वैसे भी अच्छा कर दिया और ऊपर से वो नेचुरली अच्छा है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में सन इज वेरी पावरफुल। मरकरी साथ बैठ गया तो मरकरी ने कहीं ना कहीं डिफेंड कर दिया। बचे कौन से दो? सैटर्न 4th हाउस में आ गया, दैट इज नॉट गुड। केतु 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस इज कैरियर, तो कैरियर के अंदर कट। केतु इज द कारक ऑफ कट, ब्रेक का कारक है, तो यहां पर कैरियर रिलेटेड इश्यू देगा। तो यहां पर इस जुपिटर ने सारा गेम खराब कर दिया। अब यहां पर हो सकता है या हुआ होगा, इनके पास जून 23 से जून 24 के बीच में कोई ना कोई भगवान की फोटो किसी न किसी रूप में प्रसाद के अंदर आ सकती है, कैलेंडर, डायरी या किसी और फॉर्म में गिफ्ट में आ सकती है, जो कि इनको लेनी नहीं चाहिए। इस साल इन्होंने कोई ना कोई कपड़े डोनेट करे होंगे, या तो पंडित जी को बुला के कुछ जगह हवन कराया हो, वो नहीं करना, पंडित जी को कपड़े डोनेट, इनमें से कोई ना कोई इवेंट किया होगा जिसकी वजह से ये खराब जुपिटर एक्टिवेट होके ये रिजल्ट खराब देगा। चंद्रमा 12th हाउस ऑटोमेटिक खराब है। तो यहाँ पर, मगर ये वर्षफल की हम बात केवल समझने के लिए कर रहे हैं, ये वर्षफल की बात रेमेडी के लिए इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जून इनका अभी आने वाला है, 1 महीने बाद इनका बर्थडे आने वाला है। 14 जून से इनका नया वर्षफल स्टार्ट होगा। तो नया वर्षफल इनका ये है। नए वर्षफल की बात करें तो मंगल कहां पे आ गए? 1st हाउस में, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। जुपिटर कहां आ गए? 2nd हाउस में, दैट इज गुड। सैटर्न 3rd हाउस, नॉट गुड। मून 4th हाउस, गुड। केतु 6th हाउस, नॉट गुड। बट द जुपिटर एस्पेक्टिंग द केतु, तो ये सपोर्ट करके बचाएगा इसको। 3rd इज सन एंड मरकरी, गुड। वीनस 10th हाउस, not good because moon aspecting Venus 10th house, that is not good because the moon is the enemy of Venus. Venus 10th house कैसा रिजल्ट देगा? अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सैटर्न। तो यहां पर
इस साल इसका इलाज करना पड़ेगा, तो लगन कुंडली में इसका भी इसका इलाज और इसमें भी, ताकि 10th हाउस के अंदर कैरियर के अंदर चीजें थोड़ा सा मैनेज हो सके, ठीक हो सके, उसके लिए। राहु की बात करते हैं। राहु 11th हाउस नॉट गुड, बिकॉज 11th हाउस का राहु जुपिटर को खराब करता है और 11th हाउस के राहु पर सैटर्न का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो राहु 11th हाउस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर करना कैसे है चीजों को ठीक, इसको समझना है। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इनको, अब लगन चार्ट के अकॉर्डिंग प्रियेश जी जो चीजें बता रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपने इमीडिएट उन चीजों को अप्लाई करना है। लगन चार्ट की चीजें आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं, बट द वर्ष फल की रेमेडी इमीडिएट स्टार्ट कर लीजिएगा। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक चांदी का कड़ा, इसमें तांबे की कील और एक गोल्ड की कील लगवाकर पहन लेना है। दूसरा 21 ग्राम की गोल्ड की ब्रिक इन्होंने, जिसके कॉर्नर नुकीले होने चाहिए, पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर के अलमीरा में बृहस्पतिवार के दिन रख देनी है, परमानेंट आजीवन भर के लिए। जब भी जीवन में जो कुछ भी आप पैसा कमाएं तो उसकी सेविंग गोल्ड के रूप में जरूर करा करें। जितना गोल्ड खरीदोगे उतना फाइनेंस आपका ठीक होता चला जाएगा। रात के समय दूध का सेवन नहीं करना है। गले में आपने कोई ना कोई गोल्ड चेन या पीला धागा अवश्य पहनना है। माथे पर केसर का तिलक माथे पर, दोनों कानों पर, गले पे जो कंठ है वहां पर, नाभि पर, हाथ धोकर जीवा पर, इस विधि से लगाना है। और नॉर्थ फेसिंग हाउस में कभी नहीं रहना। नॉर्थ फेसिंग हाउस में रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी बेटी या बहन का विवाह नहीं करना, अदरवाइज वो भी दुखी और आप भी दुखी। तो इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। किसी को पैसे नहीं देने, जिसको दे दोगे पैसे आएंगे नहीं और संबंध अलग खराब हो जाएंगे। चौथा, घर में किसी प्रकार के हाथी के टॉय, स्टेचू वगैरह बिल्कुल नहीं रखने। तो इन बातों का आप सदैव ध्यान रखें। बात करते हैं वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। वर्ष फल के अनुसार इन्होंने सोमवार को आधा या 1 लीटर दूध मंदिर में डोनेट करना है। एवरी मंडे कीजिए। दूसरा, एक मिट्टी का घड़ा पानी भरकर स्थापित करना है सोमवार के दिन अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किसी स्टूल पे पीला कपड़ा बिछा के स्थापित कीजिए। उसके पानी को डेली चेंज करते रहना है। जो पानी आपने कल भरा था उसको प्लांट वगैरह में डाल दीजिए, फ्रेश वाटर भर के रख लीजिए। तीसरा, लाल रंग का रुमाल अपने पर्स या पॉकेट वगैरह या जेब वगैरह में रखिए, इस्तेमाल कीजिए। चौथा, बृहस्पतिवार को अनमैरिड गर्ल, अविवाहित लड़की को, आपने उम्र कुछ भी हो, पतीसा, एक वाइट येलो कलर की मिठाई आती पतीसा, गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगी, क्योंकि आप बंगाल के हैं तो उधर हो सकता है इसको कुछ और बोलते हो, मगर आप पतीसा स्वीट्स आप गूगल में करेंगे तो उसके एक आपको पता लग जाएगा। ये आपने अनमैरिड गर्ल्स को खाने को देनी है। दूसरा, 4 किलो लेड धातु के सिक्के और 4 सूखे जटा वाले नारियल, इनको आपने जल प्रवाह कर देना है एक ही बार, बुधवार को शाम के समय। इस वर्ष किसी को चांदी की कोई आइटम गिफ्ट नहीं करनी। बुधवार को आपने कन्याओं को, छोटी कन्या किसे कहते हैं, 10 साल से कम उम्र की लड़की को मूंग की दाल का हलवा खाने को देना है। अब वो घर बनाए या बाजार से लें उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मूंग की दाल का शुद्ध घी का हलवा प्रेम भाव से बनाएं और छोटी कन्याओं को खाने को दें, किसी दोने वगैरह डाल के, 1 को दें, 2 को दें, 3 को दें, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा खूब करें, डेली कुछ न कुछ फूड ऑफर करें। तो ये काम करने से, और मंदिर में शुक्रवार को दही और कपूर का दान भी कर दें। तो ये कार्य आप लगातार करें। ये करने से आपको अवश्य लाभ और शुभ परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। चीजें ठीक होंगी। वर्ष फल की रेमेडी जून 25 आने पर स्टॉप कर दीजिएगा, और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करी। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, इसको फिर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब आप
अगर इस पे कमांड कर ली इस टॉपिक पे, तो आप अपने आगे पीछे सारे सालों की कैलकुलेशन बड़े इजीली कर पाओगे। इस साल ये होगा, उस साल ये होगा, और ये घटना अब घटेगी, ये ऐसा करेगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। इस साल ये काम नहीं करने, इस साल ये काम करने हैं। तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपाय से ज्यादा क्या नहीं करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।